नमस्कार। FY23 के पहले तिमाही के रिपोर्ट कार्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा और ये तिमाही अपने आप में बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेहतर थी। वजह दो थी। एक तो बैक टू बैक बाजार के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी थी। वजह इन्हीं सभी शेयर्स के नंबर्स भी आ रहे थे। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि इस बार के जो क्वार्टरली नंबर्स होंगे उसमें इन्फ्लेशन का रियल टेस्ट होगा कि कंपनी अपनी गाइडेंस कैसे देती है, इन्फ्लेशन का प्रेशर कितना झेलती हैं। और हम ये कह सकते हैं मोटा मोटी कि इस बार के क्वार्टरली नंबर्स ने अच्छे मार्क्स के साथ पास किया। तो FY23 का Q1 का जो नंबर्स हैं वो मोटा मोटी काफ़ी बेहतर रहे हैं। ये स्कोर कार्ड हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। तीसरी तिमाही FY22 की, फिर चौथी तिमाही यानी कि जब साल ख़त्म हुआ, वित्तीय साल ख़त्म हुआ, अब FY23 जो कि काफ़ी टफ और काफ़ी चैलेंजिंग माना जा रहा था, लेकिन उसका भी स्कोर कार्ड आपको काफ़ी बेहतर दिख रहा होगा। अगर आप अनुमान से बेहतर देखेंगे तो 20 का नंबर फिर वहाँ पे है, अनुमान के मुताबिक देखेंगे तो 7 का नंबर आया, और अगर आप मिले जुले देखेंगे तो वहाँ पे भी 8 का नंबर है। कुल मिला के ज़्यादातर सेगमेंट पे आपको ठीक दिखेगा। थोड़े कमज़ोरी भी बड़ी है क्योंकि कई कमोडिटीज़ वाले ऐसे शेयर्स थे जहाँ पे रिफ्लेक्शन थोड़ा आर्टिफिशियल और एक तरफा भी था। वो सब हम डिस्कस ज़रूर करने वाले हैं। दो खास मेहमान इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उन दोनों से हम बातचीत करेंगे। सिद्धार्थ खेमका हैं, उनसे बातचीत होगी। मोतीलाल ओसवाल से मेरे साथ जुड़े हैं, साथ ही एक्वेरियस वेल्थ के नीरज कौर मेरे साथ हैं, उनसे भी बातचीत होगी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। इस खास पेशकश में आप दोनों का बेहद स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। खैर, मेरे साथ 3 रिसर्च एनालिस्ट भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पूजा त्रिपाठी जो आपको ये बताने वाले कि बैंकिंग और फार्मा के नंबर्स कैसे थे। इसके अलावा शरद हमको बताएंगे मेटल और IT के बारे में, और मानसी हमको बताएंगी ऑटो साथ ही ऑयल एंड गैस के अंदर कैसे कैसे नतीजे रहे, कौन फेल हुआ कौन पास हुआ। तो एक कार्यक्रम आपके लिए संपूर्ण कार्यक्रम है 360 डिग्री का। इसमें एक्सपर्ट्स का व्यू भी मिलेगा, सेक्टर्स की आपको चर्निंग भी मिलेगी। कुछ आप वैसे समझिए कि अपने आप बच्चे का जब आप रिपोर्ट कार्ड लेने जाते हैं तो ये भी चेक करते हैं कितने नंबर आए, किस सब्जेक्ट में कितने नंबर आए, और किस सब्जेक्ट में अभी उम्मीद है कि थोड़ा और सुधार होगा। ये कुछ रिपोर्ट कार्ड हमने उसी तर्ज पर तैयार किया है और सब कुछ हम आपके सामने रखने वाले हैं। खैर, पहले मैं एक बार एक कंसोलिडेटेड पिक्चर ले लेता हूं, फिर हम थोड़ा और बारीकियों से जाएंगे। पहले सिद्धार्थ, मैं आपसे शुरू करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आप इस बार के क्वार्टरली नंबर्स को अगर मैं आपसे पूछूं आप इसमें से 10 में से इसको कितने मार्क्स देंगे, तो एक बार आप मेरे को वैसे रफ से बता दीजिए कि हाँ, इस बार के सारे नतीजे देखने के बाद मैं 10 में से इतने मार्क्स देने वाला हूँ। जी डिम्पी जी, अगर जो आपने ओवरऑल पिक्चर जो दिया क्वार्टर का, तो आई थिंक वो मोटा मोटी वैसा ही था। एक्सपेक्टेशन तो था कि इन्फ्लेशन की जो मार है वो अर्निंग्स मार्जिन पे कुछ ज्यादा पड़ेगी, मगर कंपनीज ने थोड़ा बेहतर मैनेज किया, और जिसकी वजह से जो मुझे पूछ रहे हैं आंकड़ा, तो मैं 6 से 7 का नंबर दूंगा 10 में से। जो थोड़े बड़े कुछ स्टॉक्स थे, जो सेक्टर्स थे जहां पे ज्यादा इम्पैक्ट आया कमोडिटी से रिलेटेड, वो उन्होंने थोड़ा सा पिक्चर को, जो एग्रीगेट को थोड़ा सा इम्पैक्ट किया। अदरवाइज अगर आप डिटेल में देखें, अगर जो स्प्रेड देखें, तो अर्निंग्स की स्प्रेड काफी अच्छी थी। तो इसकी वजह से 6 से 7 के अंक दूंगा 10 में से। 10 में से 7 मार्क्स दे रहे हैं, तो ये इंटरेस्टिंग है, यानी कि आपने अच्छी ठीक ठाक डिस्टिंक्शन वगैरह दे दी है सिद्धार्थ ने। तो आगे बढ़ते हैं, मैं एक बार जरा नीरज से भी उनका व्यू पॉइंट ले लेता हूँ। नीरज जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। आप इस बार के अर्निंग्स को कैसे देखते हैं? अगर आपसे मैं पूछूं कि आप 10 में से कितने मार्क्स देंगे, तो आपकी लिस्ट में कितने नंबर आएंगे सर? दीपेन जी, मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। अगर मैं कहूंगा कि कंपनी की पहले टॉप लाइन देखो, तो मैं 10 में से 8 नंबर दूंगा, क्योंकि टॉप लाइन अक्रॉस मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स बहुत अच्छी थी, काफी रोबस्ट टॉप लाइन थी। तो मैं टॉप लाइन में कंपनीज और परफॉर्मेंस को 8 नंबर दूंगा। बट जैसे सिद्धार्थ जी और आपने कहा कि ये मालूम था कि इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आएगा, तो हमने देखा काफी कंपनीज के मार्जिन, क्योंकि अभी पीक क्रूड प्राइसेस और कमोडिटी प्राइसेस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आ रही हैं, तो मार्जिन लोअर थे। तो मार्जिन में मैं 6.5 से 7 अंक दूंगा, लगभग आप लोगों जितने। ठीक है, तो मार्जिन्स पे आपने 7 मार्क्स दिए, तो और भी अच्छा किया आपने नीरज जी। ये बहुत ही बेहतर तरीके से आपने बता दिया कि अगर आप टॉप लाइन को देख रहे हैं तो आपको खूबसूरती थोड़ी ज़्यादा दिखेगी सेल्स के मुकाबले। और वैसे भी YOY में पिछली बार हम इसी समय थोड़ा कोविड से भी जूझ रहे थे या कोविड से बाहर निकल रहे थे, तो इस बार तो YOY में वैसे भी आपको थोड़े नंबर अच्छे दिखे टॉप लाइन में, इसलिए नीरज कह रहे हैं कि उसको तो 8 मार्क्स दिए जा सकते हैं। लेकिन हाँ, एक्चुअली में रियल टेस्ट था वो था मार्जिन्स का, जहाँ पे नीरज जी की तरफ से भी 7 नंबर दिए गए और सिद्धार्थ भी कह रहे हैं 7 नंबर्स। तो रफ हम ये कह सकते हैं कि जैसे हमने शुरुआत में भी आपके सामने भूमिका रखी कि ये क्वार्टर
बेहतर क्वार्टर्स में से एक था, उम्मीदों से थोड़ा बेहतर आया। आप थोड़ा और बारीकियां समझते हैं। मेरे साथ 3 रिसर्च एनालिस्ट हैं जो आपको एक एक सेक्टर्स की बारीकी से बताते जाएंगे। उनसे हम फिर उसको एनालिसिस करने के बाद दोनों मेहमानों से शेयर्स भी पता कर लेंगे और उस सेक्टर के बारे में कमी पेशियाँ जो भी है वो सारे डिस्कस हो जाएंगे। अब मेरे साथ शरद भी हैं और पूजा है और मानसी है। शरद, आपसे करते हैं शुरुआत। आप बताइए, आपने मेटल और आईटी किया है, तो पहले आप जरा मेरे को मेटल्स के बारे में बताइए कि ये सेक्टर की कंपनीज की परफॉर्मेंस क्या थी, कैसे थी, क्या चैलेंजेस थे, क्या अच्छी बात थी। जी बिल्कुल, सबसे पहले फोकस करेंगे आपके आंकड़ों की। तो जेएसडब्ल्यू स्टील के नतीजे देखे, ऑलमोस्ट मिक्स सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले थे। टॉप लाइन में भी थोड़ी इंप्रूवमेंट ज़रूर आई थी, लेकिन एज यूजुअल जो बॉटम लाइन नंबर्स हैं आपके कंपनीज की, फेरस कंपनीज ले लीजिए, स्टील कंपनी लीजिए, वो वहाँ पे मिक्स दिखे हैं। टाटा स्टील, कोल इंडिया और हिंडाल्को, ये 3 जो स्टॉक्स थे आपके मेटल और मिनरल स्पेस में, यहाँ पे भी जो है अबव एस्टिमेट्स नंबर्स जो है देखने मिले हैं। और अगर आंकड़ों की बात करें तो ये अच्छे सेट ऑफ नंबर्स जो है टॉप लाइन में ग्रोथ करेंगे, लेकिन जो सीक्वेंशियली है जो डिस्कशन करने का, यहाँ पे जो थोड़ी सी गिरावट ज़रूर आई है कुछ कॉस्टिंग्स में। और अगर हम फेरस और नॉन फेरस इन दोनों सेगमेंट्स को लेते हैं तो फेरस में सेगमेंट्स में ऑफकोर्स जो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाने से जो स्टील वॉल्यूम्स में गिरावट आई है। हालांकि आगे जाते हुए एक्सपेक्टेशन है कि ये एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है रेज जो है निकाल दी जाए तो उस पर फोकस ज़रूर रखेगा। लेकिन जो कमोडिटी की कीमतों में जो तेज़ी आई है चौथे तिमाही में, तो उसमें जो है मजबूती देखी गई है। और जियोपॉलिटिकल तनाव की वजह से भी जो है ये कमोडिटी कीमतों में जो तेज़ी देखने मिली है। तो ओवरऑल जो है मिक्स सेट कह सकते हैं मेटल स्पेस के लिए। ओके, ठीक है। मेटल्स को आप जो इसका रीजनिंग दे रहे हैं वो सॉर्ट ऑफ अ मिक्स था, लेकिन जिनके नंबर्स अच्छे हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, जिसमें टाटा स्टील, कोल इंडिया और हिंडाल्को। खासकर कोल इंडिया के नंबर्स को लेकर तो काफ़ी मार्केट पे भी चर्चा थी। इससे पहले कोल इंडिया काफ़ी चला भी, 202 से 220-22 हो गया। और जेएसडब्ल्यू स्टील ये तो खैर मिक्स सेट ऑफ नंबर्स देने में कामयाब रहा। एक बार वो ग्राफिक्स के जरिए आप सबको आपको दिख जाएगा ये रीजनिंग रही या ये फाइन ट्यून पॉइंट्स रहे, और इसके अलावा कैसे कैसे नंबर्स हैं हमने थम्स अप, थम्स डाउन या फिर मिक्स्ड के इंडिकेटर्स जो लगाने हैं वो सारे लगा के आपके सामने रख रहे हैं। सिद्धार्थ, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा। मेटल्स को आप अभी कैसे रेट कर रहे हैं? कुछ एक कंपनीज के नंबर्स हमने जो निकाले, डिटेल समझी, उसमें से आपका बेहतर पिक, या आप अभी थोड़ा वेट करेंगे, थोड़ा ग्लोबल सेट ऑफ थोड़ा और ठीक हो जाए, मेटल्स फिर चलेगा? जी, मेटल्स की अगर आप बात करें तो जो प्राइस हमने लास्ट ईयर देखा था, जो बहुत हाई ग्लोबली मेटल कमोडिटी प्राइसेस राइज हो गए थे, वहां से कूल ऑफ हुए हैं, जिनका थोड़ा इम्पैक्ट आया है। एक सबसे बड़ा जो फैक्टर जो था, जो गवर्नमेंट ने जो एक्सपोर्ट्स लेवी किया, जिसकी वजह से स्पेशली स्टील कंपनीज की मार्जिन्स को इम्पैक्ट हो गया। और अगर आप देखें तो जो चाइना में जो स्लो डाउन है, वहां पे नॉन फेरस कंपनीज, जो नॉन स्टील कंपनीज को थोड़ा सा डिमांड पे थोड़ा सा इम्पैक्ट आया। तो इन सब के अगर आप बीच में देखें तो एक कोल इंडिया है जिसका सबसे अच्छा नंबर आया, स्ट्रॉन्ग Q1 नंबर्स थे। उनको जो बेनिफिट मिला डिमांड इंप्रूवमेंट और हायर प्राइसेस का, वो अभी तक कोल प्राइसेस में अभी तक कहीं भी गिरावट देखने को मिली नहीं है। तो हमारा टॉप पिक अगर आप ओवरऑल मेटल स्पेस में देखें तो कोल इंडिया जो एक इनडायरेक्ट प्ले है ऑन दैट स्पेस। एंड अगर आप स्पेसिफिकली मेटल स्पेस में जाए तो नॉन फेरस एल्यूमिनियम साइड में हमें लगता है कि थोड़ा स्ट्रेंथ है डिस्पाइट द इम्पैक्ट ऑफ चाइना स्लो डाउन। सो वहाँ हिंडाल्को हमारा प्रिफर्ड चॉइस रहेगा टू प्ले द ओवरऑल मेटल स्पेस। ठीक है, तो हमने मेटल्स के बारे में एक तो जो फाइन पॉइंट्स थे वो देखे। सिद्धार्थ ने भी अपनी एक्सपर्टी और अपने लर्निंग से बताया कि इस समय इस सेक्टर को कैसे देखना चाहिए। अगर आप 2 कंपनीज में से चुनाव करना चाहते हैं कि Q1 के कैसे बेहतर नंबर्स रहे, तो कौन सी कंपनी को हम पास मार्क्स दे सकते हैं या फिर अच्छे नंबर्स देंगे, वो थे कोल इंडिया और दूसरा है हिंडाल्को। ये सिद्धार्थ ने अपनी लर्निंग से हमको बताया। आगे बढ़ते हैं, दूसरे सेक्टर की तरफ बढ़ते हैं। वो मानसी हमको बता रही है ऑटोस में क्या हुआ। ऑटो तो सबसे ज़्यादा चर्चित सेक्टर था। मानसी, बताएं जरा ऑटो का हाल। बिल्कुल डिम्पी, सही कह रहे हैं आप। ऑटो चर्चित सेक्टर है और ऑटो के साथ साथ ऑटो एंसिलरी, बेयरिंग स्टॉक्स, ये तमाम भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। अब अगर नतीजों की बात करें, रिपोर्ट कार्ड के हिसाब से देखेंगे, बजाज ऑटो और आइशर मोटर्स के नतीजे काफ़ी अच्छे आते हुए दिखे। अनुमान से भी बेहतर सेट ऑफ नंबर्स इन्होंने पोस्ट किए। हालांकि मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा और हीरो मोटर कॉर्प के नतीजों की अगर बात करें, ऑफकोर्स यहाँ पर कमज़ोर नंबर्स, इनफैक्ट बिलो एस्टिमेट नंबर्स कह सकते हैं। कमज़ोर नहीं कहना चाहिए क्योंकि पिछले क्वार्टर्स, पिछले साल के मुकाबले अगर देखें तो नंबर्स ऑन पॉजिटिव साइड थे, लेकिन अनुमान से हमने देखा था कुछ हद तक जब नतीजे आए तो वो कमज़ोर देखने को मिले, जैसे कि हीरो मोटर कॉर्प, मारुति सुजुकी जैसे नंबर्स। लेकिन सेंटिमेंट्स की अगर बात करें ऑटोमोबाइल स्पेस के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। और आपको याद होगा तमाम कंपनियों के मैनेजमेंट भी काफ़ी हद तक कन्विक्शन के साथ अपनी कमेंट्री दे रहे थे। एक तो रेवेन्यू ग्रोथ जो है
उसने प्राइसिंग और सेल्स मिक्स को काफ़ी हद तक सहारा दिया है। आपको बता दें प्राइसिंग और सेल्स मिक्स की वजह से ही रेवेन्यू में काफ़ी हद तक सहारा मिलता हुआ दिखा और मार्जिन्स जो है प्राइस हाइक क्योंकि कंपनियों ने लिए थे, नए प्रोडक्ट लॉन्चेस होते हुए दिखे थे, जिसके चलते मार्जिन्स पर काफ़ी हद तक एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता हमने देखा। फेवरेबल सेल्स मिक्स भी रहा है ऑटो कंपनियों के लिए और बेटर फॉरेन एक्सचेंज रियलाइजेशंस भी थे जो कि काफ़ी हद तक पॉजिटिव साबित होते हुए दिखे। कारोबार में भी ये दिखा और इवेंचुअली नतीजों पर भी ये बिल्कुल रिफ्लेक्ट होता हुआ हमने देखा। एक बड़ी कंसर्न थी, एक बड़ा इशू था ऑटोमोबाइल के लिए जो कि चिप शॉर्टेज का इशू था। धीरे धीरे वो भी अब सुलझता हुआ दिख रहा है और कुछ हद तक कंपनीज जो है न्यू सप्लाई सोर्सेज भी क्रिएट कर रही हैं जिसके चलते चिप शॉर्टेज का इशू भी खत्म होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। तो क्लियरली जो इश्यूज बन रहे थे ऑटो के लिए वो कम हो रहे हैं और सेंटिमेंट्स पॉजिटिव काफी बिल्टअप होते हुए दिख रहे हैं। तो ऑल इन ऑल ऑटो सेक्टर जो है फोकस में भी है, परफॉर्म भी कर रहा है, परफॉर्मेंस भी है और आप जो इश्यूज बता रहे हैं उसमें काफ़ी हद तक सुधार भी है। काफ़ी हद तक जो कॉस्ट का प्रेशर है वो इन्होंने कंज्यूमर्स तक पास ऑन भी किया और पास ऑन करने के बावजूद भी आप देखिए ना गाड़ियों की बिक्री ऐसी हो रही है कि जैसे ज़बरदस्त। M&M की गाड़ियों ने तो ये प्रूव करके दिखा दिया, स्कॉर्पियो एन ने। खैर आगे बढ़ते हैं, नीरज जी से मैं जरा इसके बारे में सेक्टर का एक व्यू पॉइंट ज़रूर लूँगा। नीरज जी, आप एक चीज़ हमने जो प्राइस के हिसाब से देखी थी कि शेयर के दाम थोड़ा पहले चल गए थे, रिफ्लेक्शन धीरे धीरे आया। अभी जो मैनेजमेंट गाइडेंस दे रही है कि हमने टफ समय जो पहली छमाही होती है 6 महीने वो तो काट दिए, अगली छमाही तो वैसे भी हमारा सीजनल प्ले है जिसके अंदर हमको फ़ायदा मिलेगा। और दूसरे सोने पे सुहागा ये हो रहा है कि थोड़ा कॉस्ट नीचे हो गया है। पहले रबर स्टील सब बढ़ा हुआ था, अब वो सब नीचे होगा। तो मैं ये मान के चलूँ कि इस क्वार्टर में मुश्किलों को ये पार करके आए, अगले क्वार्टर में रिवॉर्ड मिलेगा। हाँ, इसमें मैं दीपेन जी कहूंगा कि उनको एक क्वार्टर का समय और देना पड़ेगा क्योंकि कंपनीज के पास इन्वेंट्री वगैरह होती है। तो जहां तक मेरी रीडिंग है और हमने जो कॉल सुनी थी कंपनी की, तो काफी कंपनीज के अंदर अभी भी हमने सेकंड क्वार्टर में देखा कि एक हायर रॉ मटेरियल का इम्पैक्ट वगैरह आएगा। इवन ऑटो एंसिलरी कंपनीज, टायर कंपनीज, उन्होंने कहा कि अभी भी उनकी रॉ मटेरियल बास्केट बढ़ रही थी। तो मैं ये कहूंगा कि एक सितंबर क्वार्टर वापस अभी एक और आ सकता है जहां थोड़ा प्रेशर रहेगा मार्जिन पर। बट जैसे आप कह रहे हैं कि उसकी अगली छमाही आने वालों में हम दिसंबर क्वार्टर ऑनवर्ड्स हम ये मान के चलेंगे कि मार्जिन इंप्रूवमेंट आना चाहिए। सो देयर इज एन एक्सपेक्टेशन दैट फ्रॉम थर्ड क्वार्टर की मार्जिन शुड बी हायर। आपसे एक कंपनी बारे में पता करूं जो आपको वैल्यूएशन, बैलेंस शीट, भाव सबके हिसाब से बड़ा ठीक लग रही है, एक 4 व्हीलर की और एक 2 व्हीलर की, तो वो कौन सी कंपनी हो सकती है? एक तो 4 व्हीलर स्पेस में पैसेंजर और इवन ट्रक्स के 2 सेगमेंट्स हैं जो ऑटो में जहां हमें लगता है कि डिमांड ज्यादा काफी रोबस्ट है। 2 व्हीलर में अभी भी हमने देखा कि रूरल साइड में चैलेंजेस थे, होपफुली मॉनसून बेटर होगा तो वहां पे थोड़ा स्टिमुलेशन आना चाहिए। बट अगर हमें ऑटो में देखना है तो ज्यादा पॉजिटिव आउटलुक पैसेंजर साइड पे और ट्रक साइड पे है। तो ट्रक साइड में भी हमारे इन्वेस्टमेंट्स हैं और रिसेंटली हमने एक ऑटो एंसिलरी कंपनी ली है टायर सेक्टर में, सीएट। वहां पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट था रॉ मटेरियल प्राइसेस का। मार्जिन हर मंथ हर क्वार्टर नीचे जा रहे थे क्योंकि प्राइस इंक्रीजेस हो रहे थे बट प्राइस इंक्रीजेस फॉलो कर रहे थे रॉ मटेरियल प्रेशर को। बट हम वो देखेंगे कि जुलाई अगस्त ऑनवर्ड्स अब क्रूड काफी नीचे आ गया है, $120 से $90 रफली। तो अगेन हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि नेक्स्ट 6 मंथ्स मार्जिन टायर कंपनीज के सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो सकते हैं। जो डबल डिजिट मार्जिन से दे हैव कम टू मिड एंड हाई सिंगल डिजिट्स फॉर ऑल द टायर कंपनीज एंड आवर एक्सपेक्टेशन इज दैट शुड इंप्रूव एंड दिस विल गो टुवर्ड्स इट्स मीन। तो वहां पे आप देखेंगे एक सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट का चांसेस है। सो वी हैव बॉट सीएट। ठीक है, तो मैं सीएट ही आपकी तरफ से नोट कर लेता हूँ, फिर ऑटो के सीधा ना लेते हुए सीधा एंसिलरीज पे आ जाते हैं और नीरज जी के रिकमेंडेशन को ही ब्रीफ करते हैं क्योंकि उन्होंने खुद भी खरीदा है तो काफ़ी रिसर्च करके खरीदा होगा। सीएट हमारी लिस्ट में ऑटोस में आप काउंट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं पूजा त्रिपाठी से, जरा बैंकिंग के बारे में समझ लेते हैं कि बैंक्स के नंबर कैसे आए। पूजा बताएं जरा बैंकिंग का हाल।
बैंकों ने तो लीड किया है इस बार। जिस तरह की अर्निंग्स देखने को मिली हैं, नतीजे जो आए हैं, जितने भी कंपनी के थे, जितने भी सेक्टर के हम एनालिसिस कर रहे हैं, इसमें बैंकिंग सेक्टर ने तो क्लियरली लीड किया है। क्योंकि जिस तरह से पेंडेमिक की मार आई थी, मॉरेटोरियम का असर आया था, धीरे धीरे ये बैंकिंग सेक्टर जो था वो उससे रिकवर कर रहा था। अब 2-3 क्वार्टर से हम देख रहे हैं कि वो जो रिकवरी का फेज था वो खत्म हो चुका है और अब ग्रोथ फेज इन बैंकों के लिए चालू हो चुका है। तो और वो क्लियरली इस बार के नतीजों और कमेंट्री में भी देखने को मिला और उसमें भी लीड किया जो प्राइवेट बैंकर्स थे उनमें। इसमें अगर इंडसइंड बैंक के नंबर्स देखेंगे, एक्सिस बैंक के नंबर्स अगर हम देखेंगे, आईसीआईसीआई बैंक के नंबर देखेंगे तो एस्टिमेट से काफ़ी बेहतर नंबर इस बार देखने को मिले हैं। एसेट क्वालिटी के फ्रंट पर भी ज़्यादा कुछ समस्या नहीं देखी गई और बाकी जो फैक्टर्स थे, जियोपॉलिटिकल टेंशन जो शुरू हुआ, जो कि बाकी सारे सेक्टर्स के लिए काफ़ी नेगेटिव था, लेकिन ऐसे समय में हम देखते हैं कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ती है, ब्याज दरों में बढ़ोतरी का दौर होता है, बॉन्ड यील्ड्स बढ़ती हैं, महंगाई बढ़ती है, तो ऐसे में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाता है। लेकिन ये सारे जो फैक्टर्स है ये बैंकों के लिए काफ़ी फेवरेबल प्ले आउट करते हैं और ऐसा ही कुछ उनकी कमेंट्री में भी देखने को मिला। तो आने वाले समय में अच्छे क्रेडिट ग्रोथ के फ्रंट पर भी ये काफ़ी अच्छा यहाँ पर कमेंट्री देखने को मिली है और लोन ग्रोथ के फ्रंट पर भी काफ़ी अच्छे नंबर्स यहाँ पर देखने को मिले हैं। एक चीज़ ये भी हुई है, एसेट क्वालिटी में भी सुधार हुआ, बैंकों को प्रोविजनिंग भी कम करनी पड़ी और इससे भी मुनाफे में एक बूस्ट देखने को मिला है। इस वजह से हमने देखा कि इस बार जो परफॉर्मेंस था वो काफ़ी अच्छा था तमाम बैंकों का और इसमें जो लीड किया वो प्राइवेट प्लेयर्स ने किया। प्राइवेट बैंकों के नतीजे काफ़ी अच्छे रहे इस बार। सिद्धार्थ जी, इस पर मैं एक बार आपका टेक चाहूँगा। एक्चुअली ना मैंने एक बड़ा फ़र्क देखा है। आज से अगर आप 2-2.5 साल पहले देखेंगे ना तो बैंकों में ये रेस हुआ करती थी कि किसके एनपीएस ज़्यादा आएंगे, उसमें सरकारी और निजी बैंक। अभी क्या है ना, 2-2.5 साल में फ़र्क ये हुआ है कि अब ये होड़ सी है कि किसके एनपीए और कितने कम हो रहे हैं, कितनी स्पीड से कम हो रहे हैं। अब हम ये चेक नहीं करते कि एचडीएफसी के एनपीएस करीब 1.25% है। अब हम ये चेक करते हैं कि देखो एसबीआई ने कितने शानदार अपने एनपीएस नंबर दिखाए, कितनी तेज़ी से गिर रहे हैं, आईसीआईसीआई के कितनी तेज़ी से स्लाइड हुए, इंडसइंड के कितने तेज़ी से स्लाइड हुए। तो ये फ़र्क पिछले 2.5-3 साल में हुआ है, तो इसका असर शायद आगे भी आएगा। आपका व्यू पॉइंट चाहिए सर। जी बिल्कुल डीपी जी, अगर आप देखें ना तो 2-3 साल पहले तक हम यही देखते थे रिजल्ट्स में कि किसके एनपीएस ज्यादा बढ़ रहे हैं और अब हम लास्ट 1.5 साल 2 साल से ये देख रहे हैं कि किसके एनपीएस इंप्रूव हो रहे हैं। बट मेरा मानना यह है कि आगे जो 2-3 साल है अब हम ये देखेंगे कि किसके लोन बुक ग्रोथ, एनआईआई ग्रोथ किसका बेटर है। तो जो कोर बिजनेस है जो हम देखते हैं बैंक्स के लिए, अभी तक बैलेंस शीट पे बहुत फोकस था बिकॉज जो रेकलेस लेंडिंग हुई थी प्रीवियस जो कैपेक्स साइकिल में, जिसका इम्पैक्ट हमने लास्ट 4-5 साल में देखा, अब बैंकों ने उस बैलेंस शीट को क्लीन अप किया है। एंड हमारा मानना है कि इंडियन बैंकिंग क्षेत्र का जो बैलेंस शीट है पिछले 10 सालों में सबसे बेस्ट पोजीशन में है। और यहां से अब उस पे ये देखिए कि जो पॉजिटिव ये है कि अब कैपेक्स साइकिल जो है, अब क्रेडिट साइकिल ग्रोथ इंप्रूवमेंट पे अभी देखने को मिल रहा है। तो आप देखिए जैसे सम ऑफ दी प्राइवेट बैंक्स जो कॉर्पोरेट साइड में है, रिटेल बैंकिंग एसएमई साइड में है, उनका बैलेंस शीट काफी स्ट्रांग है और क्रेडिट ग्रोथ अब इंप्रूवमेंट पे। तो ये डबल पॉजिटिव इंपैक्ट है कि आपकी बैलेंस शीट और एसेट क्वालिटी अच्छी है और आप यहां से लोन बुक ग्रोथ देख रहे हैं जो कोर बिजनेस ग्रोथ है। तो अगर आप देखें, अगर आईसीआईसीआई का नंबर देखें, एक्सिस बैंक का नंबर देखें, एसबीआई, हालांकि ये क्वार्टर पे थोड़ा वीक नंबर आया था, बट अगर आप कंसिस्टेंटली लास्ट 3-4 क्वार्टर से देखें तो ये 3-4 बैंक्स हैं जो कंसिस्टेंटली अपनी एसेट क्वालिटी को इंप्रूव कर रही है और साथ में जो कोर बिजनेस है लोन बुक ग्रोथ पे काफी फोकस है और अक्रॉस सेगमेंट्स ग्रोथ है, ना कि सिर्फ एक ही सेगमेंट जहां से ग्रोथ आ रहा है। बिजनेस ग्रोथ जो है वो आपके कॉर्पोरेट बुक से आ रही है, रिटेल से आ रही है, एसएमई से आ रही है, बिजनेस बैंकिंग से आ रही है। ठीक है, इंटरेस्टिंग। आपकी काफ़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन आपने हमको ये बताई बैंकिंग के बारे में। अच्छा सर, आप मेरे को लगे हाथ छोटे में जरा शेयर का नाम बता सकते हैं? बैंक में आपको सबसे पसंदीदा बैंक कौन सा है? एक ही बैंक बता देंगे तो काम हो जाएगा। सिद्धार्थ जी। तो हमारा प्रिफर्ड जो बेस्ट पिक है वो आईसीआईसीआई बैंक है। हमें लगता है कि उनकी बैलेंस शीट तो ऑलरेडी बेस्ट है, पोजीशनड है, क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर अच्छी डिलीवरी दे रही है। कोर जो परफॉर्मेंस है, प्री प्रोविजनिंग का जो प्रॉफिट्स है एंड बिजनेस ग्रोथ है, प्लस कंट्रोल प्रोविजंस है। एंड जो मैं बोल रहा हूँ नया जो साइकिल आने वाला है उसके लिए द बैंक बेस्ट पोजिशनड है विद सुपीरियर मार्जिन, स्ट्रॉन्ग आरओईज, एसेट क्वालिटी एंड वेल डाइवर्सिफाइड बुक एंड अ हेल्दी फ्रेंचाइजी, जिसकी वजह से उनकी क्रेडिट कॉस्ट जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो भी काफी लो है। तो आईसीआईसीआई बैंक हमारा प्रिफर्ड पिक है। हमारा टारगेट फ्रॉम 1 ईयर पर्सपेक्टिव इज 1050।
इसका टारगेट 1 साल का और आईसीआईसीआई बैंक सर की बैंकिंग लिस्ट में से सबसे ऊपर है। आगे बढ़ते हैं, अब शरद के पास वापस चलेंगे और ज़रा आईटी का एक लेखा जोखा आपके सामने रखते हैं, फिर नीरज जी हमको बताएंगे आईटी में उनका ऑब्जर्वेशन क्या है और उनका पसंदीदा शेयर कौन सा है। शरद, पहले आप बताएं आईटी का इस बार का रिपोर्ट कार्ड। तो बहुत मिक्स सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले। अगर टीसीएस के नतीजे देखें तो बिलो एस्टिमेट्स आए और दूसरी जगह देखें इन्फोसिस की तो अनुमान से बेहतर नतीजे देखने मिले और गाइडेंस भी जो है मैनेजमेंट ने बढ़ा दी। तो ऑफकोर्स जो लोअर स्टॉक्स है आपके विप्रो, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा, यहाँ पे जो है मिले जुले नतीजे देखने मिले हैं और विप्रो में जो है बिलो एस्टिमेट्स आए। ओवरऑल देखा जाए तो टॉप लाइन ग्रोथ तो अच्छी रही है और ऑर्डर बुक भी जो है आपके रिकॉर्ड लेवल्स पे देखने मिले हैं और आउटलुक भी जो टॉप लाइन ग्रोथ है उसमें बढ़ोतरी है, लेकिन मार्जिन्स में अभी भी दबाव है और 2 रीजन से सप्लाई साइड इश्यूज का एक इशू है और जो वेज हाइक्स हुए उसका भी इम्पैक्ट चले जा रहा है। ऑर्डर बुक जो है ऑफकोर्स मजबूत है, लेकिन जो एट्रिशन लेवल्स है वो भी अभी रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे है और डबल 3 डिजिट ग्रोथ पे है। तो अभी भी जो है वैल्यूएशंस करेक्शन जरूर हो गई है अब, लेकिन आगे जाते हुए जो आउटलुक है एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो थोड़ी सी वीक रह सकती है, लेकिन ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो इस बार आप ये कह रहे हैं कि मिक्स सेट ऑफ नंबर्स हैं, नंबर्स की लिस्ट आपकी स्क्रीन पे आ गई। नीरज जी, एक चीज़ तो बिल्कुल तय है, सभी कंपनीज को टिपिकली कमोडिटीज़ बेस्ड इन्फ्लेशन दिखी, लेकिन आईटी में तो कमोडिटी होता नहीं, तो यहाँ पे वेज इन्फ्लेशन ने काफ़ी परेशान किया इनकी टोटल बैलेंस शीट्स को। आप मेरे को जरा बताएंगे आप इस सेक्टर को कैसे नोटिस करते हैं और आपका इसमें से पसंदीदा शेयर कौन सा है? हाँ दीपेन जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ पे एम्प्लॉय इन्फ्लेशन काफी ज्यादा था, वेज इन्फ्लेशन। आप इनफैक्ट अपने अराउंड लोगों से बात करोगे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं तो लगभग 20, 25, 30% तक सैलरी इंक्रीजेस आप सुनोगे कि हो रहे हैं हर कंपनी में, और अभी भी फिर भी एट्रिशन काफी हाई है। तो ये काफी ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। इनफैक्ट ज्यादातर टीयर 1 कंपनीज में हमने इसका क्लियर इम्पैक्ट ऑलरेडी फर्स्ट क्वार्टर में देख लिया कि काफी ज्यादा मार्जिन डिक्लाइन हुए फर्स्ट क्वार्टर में, एटलीस्ट ऑन द टीयर 1 कंपनीज। सेल्स पार्ट पे डिमांड अभी तक काफी प्रेटी स्टडी थी, तो सबका सेल्स आउटलुक काफी स्ट्रांग है। हमने देखा टीयर 1 कंपनीज में, अगर विप्रो को एक्सक्लूड कर दिया जाए, बट बाकी लार्ज कंपनीज में टॉप लाइन काफी अच्छी थी। गाइडेंस ऑन द टॉप लाइन वाज आल्सो प्रेटी गुड फ्रॉम मोस्ट ऑफ द कंपनीज, बट थोड़े अर्ली साइंस आ रहे हैं। तो आप कुछ पॉकेट्स में सुनोगे कि जैसे जो यूएस ओरिएंटेड फाइनेंशियल्स हैं, पर्टिकुलरली मॉर्गेज के अराउंड, या कुछ कंपनीज ने कहा कि हमारे रिटेल क्लाइंट्स में इम्पैक्ट है, कुछ ने कहा कि यूरोप में कुछ सॉफ्टनेस आ सकती है। तो उन्हें भी 6 महीने से ज्यादा की विजिबिलिटी नहीं होती, बट हम देख रहे हैं कि कुछ अर्ली साइंस ऑफ सॉफ्टनेस है। और जैसा हमारे रिसर्च एनालिस्ट ने शेयर किया कि ऑलरेडी काफी का करेक्शन हो चुका है, बट हमें लगता है कि अभी एक क्वार्टर और देखना पड़ेगा आईटी कंपनीज को, और अभी थोड़ा और करेक्शन पॉसिबल है। इसलिए अभी हमारा आईटी सेक्टर में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है दीपेन जी। हमें लगता है कि अभी थोड़ा और करेक्शन के बाद हम इन टॉप टीयर 1 कंपनीज को इवैल्यूएट करेंगे फिर। ठीक है, हम आपकी तरफ से कुछ नहीं लिखते, लेकिन हाँ फिर भी आपके जो ट्रेडिंग कॉल्स हैं वो हम दर्शकों को ज़रूर बता देते हैं। इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट कॉल्स जो आप कह रहे हैं कि आपका भी व्यू एक आईसीआईसीआई बैंक पे काफ़ी बुलिश है, हमने नोटिस किया। एक बार नीरज जी की जो इन्वेस्टमेंट कॉल्स हैं एक बार हम आपके स्क्रीन पे लेके आते हैं। एचडीएफसी बैंक भी उनको पसंदीदा शेयर है। सीएट तो ऑलरेडी उन्होंने बताया कि क्यों उन्होंने इसको प्लस किया है, और साथ ही साथ उनकी लिस्ट में एक आईसीआईसीआई बैंक भी है। आगे बढ़ते हैं, एक सेक्टर के बारे में और चर्चा कर लेते हैं। मानसी से समझते हैं ऑयल एंड गैस के बारे में। मानसी, ऑयल एंड गैस में क्या हुआ? फ्लैट या बिलो एस्टिमेट वैसे नंबर्स मेजॉरिटी कंपनीज के नजर आए। रिफाइनिंग एंड मार्केटिंग की अगर बात करें, बीपीसीएल के बिलो एस्टिमेट नंबर्स हमने देखे हैं। कुछ और कंपनियां जैसे आईओसी, एचपीसीएल के नंबर्स भी इसी तरह बिलो एस्टिमेट या फ्लैट ही नजर आए, लेकिन ओएनजीसी के नंबर इन लाइन थे, अनुमान के मुताबिक आते हुए दिखे। पॉजिटिव्स क्या रहे ऑयल मार्केटिंग के लिए ये जान लीजिए। रिकॉर्ड ऑयल और गैस प्राइजेस जो थे वो काफी हद तक नंबर्स को इंप्रूव कर रहे थे, सपोर्ट दे रहे थे, जिसके चलते हमने नंबर्स पे एक पॉजिटिव इंपैक्ट देखा। मार्केटिंग सेगमेंट काफी हद तक वीक रहा, क्योंकि क्रूड प्राइसेस जो हैं थ्रू आउट द क्वार्टर हमने देखा काफी वॉलेटाइल रहे, उथल पुथल देखिए, और ज्यादातर प्राइसेस जो हैं हाई ही नजर आए। $120 प्रति बैरल भी एक समय था जब हमने क्रूड प्राइसेस देख लिए थे, और रिटेल फ्यूल प्राइसेस जो हैं वो अनचेंज रहे, जिसका एक इम्पैक्ट पड़ता दिखा। गोइंग फॉरवर्ड अनुमान ये है कि Q2 जो है वो भी वीक नजर आ सकता है, क्योंकि विंडफॉल टैक्स इम्पोज जो किया है गवर्नमेंट ने, उसका इम्पैक्ट यहाँ पर दिखेगा। एक नई बात तो निकल के आई है विंडफॉल टैक्स को लेकर, हालांकि गवर्नमेंट भी अभी रिव्यू करने की स्टेज में है, वो खुद एक लैब टेस्ट कर रहे हैं इसको लेकर। लेकिन ये रिपोर्ट कार्ड में ये बात तो बिल्कुल साफ दिखी है कि इस बार की क्वार्टर के अंदर अगर सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल कोई कमोडिटीज थी वो था क्रूड।
बहुत तेज़ी से ऊपर गया, $124 का भी देखा इसी क्वार्टर के अंदर, और इसी क्वार्टर के अंदर 100 भी लगते हुए देखा। एथिकली देखा जाए तो 25% का हेर फेर है, वॉलेटिलिटी 25% की है। सिद्धार्थ जी, आपका व्यू पॉइंट चाहिए इस सेक्टर को, आप कैसे देखते हैं और कोई आपका पसंदीदा शेयर? जी, अगर आप ऑयल एंड गैस को देखें तो काफी वोलेटाइल सेक्टर है। प्रीवियस क्वार्टर में इनको जो हाई क्रूड ऑयल प्राइसेस का बेनिफिट मिला, जो जीआरएम्स थे काफी स्ट्रांग थे, मगर साथ ही साथ अगर आप देखें तो जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, मार्केटिंग मार्जिन पे काफी प्रेशर था। अब वहां से अगर Q2 पे आ जाए तो अब वो क्रूड ऑयल प्राइसेस काफी करेक्ट हो गए, जीआरएम्स काफी करेक्ट हो गए, तो अभी ये रिवर्स होगा। तो ये आप अगर देखें तो थोड़ा जो प्राइसेस गिरे हैं वो डेफिनेटली मार्केटिंग कंपनीज के लिए पॉजिटिव है, मगर वहां पे थोड़ा उनको अगर इन्वेंट्री है तो उसमें इन्वेंट्री लॉस भी हो सकती है। रिलायंस जो सबसे बड़ी कंपनी है इस क्षेत्र में, उन्होंने थोड़ा रिजल्ट्स थोड़ा सा वीक अनाउंस किया, प्लस जो एडेड एक ओवरहैंग आ गया सेक्टर पे, जो विंडफॉल टैक्स है जो गवर्नमेंट ने नया इंट्रोड्यूस किया है, विच इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर प्राइवेट कंपनीज, तो ये काफी नेगेटिव है। तो आई थिंक ये सेक्टर थोड़ा वोलेटाइल रहेगा। अभी क्रूड प्राइसेस, जो ग्लोबल एनवायरनमेंट है, जो वॉर चल रही है और लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, सो उसकी वजह से थोड़ा वोलेटाइल ही रहेगा। अगर प्ले करना है तो अपस्ट्रीम तो डेफिनेटली विद क्रूड ऑयल प्राइस कमिंग डाउन अवॉइड किया जा सकता है। इस क्षेत्र में गैस स्पेस में आप एक कंपनी है गेल, जिसे आप देख सकते हैं, जो हमारा प्रिफर्ड पिक है अपार्ट फ्रॉम गुजरात गैस। तो ये जो दो कंपनीज है आप ये गैस स्पेस में देख सकते हैं। गेल ने काफी स्ट्रॉन्ग गेन्स दिया अपने ट्रेडिंग बिजनेस में, ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस इन द ट्रांसमिशन एंड पेट्रोकेमिकल बिजनेस बोथ वेयर बेटर, एज वेल एज अगर आप देखें तो जो गैस वॉल्यूम्स है वो कंटिन्यूसली देयर इज नो स्लो डाउन इन दैट, तो उसका बेनिफिट मिलेगा। यूटिलाइजेशन रेट ऑलरेडी 100% पे चल रही है, ओपनिंग अप ऑफ द इकोनॉमी एंड बेटर डिमांड की वजह से। तो हमें लगता है कि ये स्पेस में अगर कुछ प्ले करना है तो आप गेल पे नजर रख सकते हैं, बट अदरवाइज ओवरऑल ये स्पेस पे थोड़ा सा व्यू नेगेटिव का ही रहेगा। गेल पे आप ध्यान रखें। इसके अलावा सिद्धार्थ जी की जितनी भी कॉल्स हैं, चाहे वो गेल है, चाहे वो आईसीआईसीआई बैंक है, चाहे मारुति सुजुकी है, सबके लेवल्स और सबकी अवधि हमने आपके सामने रख दी है कि कितने समय तक आपको रखना है और मोटा मोटी कितने लेवल्स आपको मिल सकते हैं। लास्ट में चलते चलते एक ऐसे सेगमेंट के बारे में बात करते हैं, इसके बारे में चर्चा कम होती है, वो है फार्मास्यूटिकल्स। पूजा, जरा जल्दी से बता दीजिए फार्मा का हाल। जी, मिले जुले नतीजे रहे हैं फार्मा के। डॉक्टर रेड्डीज और डीवीज लैब के नतीजे अनुमान से कमज़ोर थे। सिप्ला और सनफार्मा के नतीजे अनुमान से बेहतर रहे। अच्छी बात ये थी कि इनके जो यूएस में प्रदर्शन रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा है, पाइपलाइन मजबूत नज़र आई है, आय काफ़ी ज़्यादा बढ़ी थी। इस वजह से हमने देखा कि जो कच्चे माल का दाम था, लॉजिस्टिक कॉस्ट समेत काफ़ी सारी कीमतें बढ़ी हुई थी, उसके चुनौतियों का सामना करना पड़ा था इन कंपनी को, तो उससे कहीं ना कहीं एक ऑफसेट हुआ इनके रेवेन्यू बढ़ने से। कुल मिलाकर बात करें तो काफी मिले जुले नंबर्स आए हैं फार्मा कंपनियों के। फार्मास्यूटिकल्स के नंबर मिले जुले हैं, लेकिन सब लोग ये कहते हैं कि कम से कम एक क्वार्टर और देना चाहिए, इसलिए इसी पाइपलाइन पे, इसी चीज़ पे हम यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं कि इसको एक क्वार्टर और दे देते हैं फार्मास्यूटिकल्स को। मोटा मोटी नंबर आपके सामने रख दिए, लेकिन जो नीरज जी ने आज हमको ट्रेड्स दिए या फिर इन्वेस्टमेंट कॉल्स दिए हैं वो आपकी स्क्रीन पर आएंगी। सिद्धार्थ जी की भी ट्रेड्स से आज उनकी कॉल्स हैं आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगी, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ये Q1 का रिपोर्ट कार्ड है। अगली बार जब हम आपसे जुड़ेंगे तो Q2 का रिपोर्ट कार्ड भी लेके आएंगे, फिर 3 और 4। ये लगातार हमारी कोशिश जारी रहने वाली है। मानसी, शरद और पूजा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सिद्धार्थ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नीरज जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय दिया, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, नमस्कार।